अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज न्यूलिडिटी। और न्यूलिडिटी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आई होप स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जी तो सर क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि लेट डिफरेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2x implies to polynomial x be the differential operator d of p of x is equal to p dash x, find nullity of t। आपको एक डिफरेंशियल ऑपरेटर उसने डिफाइंड कर दिया है कि अगर आप क्या करें पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आएगा, p डैश ऑफ x के इक्वल आएगा और आपने न्यूलिडिटी ऑफ d को मालूम करना है। अब फ्रेंड्स न्यूलिडिटी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि न्यूलिडिटी वो उन तमाम वेक्टर्स का सेट होता है जो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या आ जाती है, इक्वल टू 0 आ जाती है। मीन टू से कि आपके पास ये कुछ इस तरह का सेट होता है, न्यूलिडिटी ऑफ t इज इक्वल टू x1 x2 x3 belongs to R3 such that transformation of x1 x2 x3 which is equal to 0। तो ये है जी न्यूलिडिटी की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कह रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है पॉलिनोमियल का वो किसके इक्वल है, p ऑफ डैश एक्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका डेरिवेटिव लें तो वो कांस्टेंट वो 0 के इक्वल आ जाएं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर आप क्या करें कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव लें तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इट्स मीन दैट्स के सो न्यूलिडिटी ऑफ d इज द सेट ऑफ all the vectors consist of constant polynomials। वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो कि इसका मेन क्वेश्चन है न्यूलिडिटी का। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि डिफाइंड आपको कर दिया है उसने ट्रांसफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी, गिवन एज transformation of x1 x2 and x3 which is equal to minus x3 x1 और x1 प्लस x3। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में दी हुई है और आपने न्यूलिडिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करना और ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है या नहीं है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमें पता है कि न्यूलिडिटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 x3 ये किसके इक्वल होना चाहिए जी, 0 के इक्वल होना चाहिए। एज वी नो दैट न्यूलिडिटी ऑफ t इज इक्वल टू x1 x2 x3 belongs to R3 such that transformation of x1 x2 एंड x3 विच इज इक्वल टू क्या होता है जी, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल दी है, माइनस x3 x1 और x3 के। तो एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 एंड x3 विच इज इक्वल टू माइनस x3 x1 एंड x1 प्लस x3। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, इसकी जगह पे जो न्यूलिडिटी की डेफिनेशन है उसे पुट करेंगे। तो न्यूलिडिटी की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, विच इज इक्वल टू 0। तो 0 0 एंड 0 माइनस x3 x1 एंड x1 प्लस x3। सो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इक्वल टू थर्ड एलिमेंट। सो विच इंप्लाइज x3 माइनस x3 विच इज इक्वल टू 0, x1 equal to 0 and x1 plus x3 which is equal to 0। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा,
x3 विच इज इक्वल टू 0, x1 विच इज इक्वल टू 0, और जब आप क्या करेंगे जी यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास भी वो 0 ही आने वाला है। तो आपके पास जी x3 और x1 0 आ गया। सो न्यूलिडिटी ऑफ t is the set of all the vectors which consist of, जिसमें क्या होगा जी x1 की जगह पे भी आपने 0 पुट कर दिया, x2 एज इट इज आ गया क्योंकि x2 की तो कोई वैल्यू नहीं हम निकाल सके, एंड 0। सो न्यूलिडिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, x2 एंड 0। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स ये जो न्यूलिडिटी ऑफ t है ये इज नॉट इक्वल टू 0 0 and 0, so the given set, so the given transformation is not 1 1। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को हमने सॉल्व आउट कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि सपोज u v and w आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f, let t such that u implies to v and s such that v implies to w be linear transformation। the transformation is defined by, ट्रांसफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स उसने डिफाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन एज, ट्रांसफॉर्मेशन को उसने डिफाइन कर दिया है s of t u is equal to st of u से। तो आपने ये बात बतानी है कि s of t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो s of t है इसे आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। तो हम आगे इससे पहले क्या प्रूफ करते हैं, t of u सिर्फ प्रूफ करते हैं। तो आप t की जगह पे क्या आ गया, s of t आ गया। तो वही दोनों कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, आपने क्या सेटिस्फाई करनी होगी, s of t u1 प्लस u2 विच इज इक्वल टू s of t u1 प्लस s of t u2, ये आपने सेटिस्फाई करनी होगी। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट u1 u2 बिलोंग्स टू कैपिटल U। तो अब हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं विच इज s of t u1 प्लस u2 विच इज इक्वल टू s of t u1 सॉरी s इंटू t ऑफ u1 प्लस u2, एंड मजीद आप इसे t को ना मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। अब आप s को भी मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा s ऑफ t u1 प्लस s ऑफ t u2, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली। तो विच इज योर राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं विच इज s ऑफ t अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा s ऑफ t ऑफ u। तो लेफ्ट साइड ले लें इसकी विच इज s ऑफ t अल्फा u इज इक्वल टू s ऑफ t अल्फा u की जगह पे आपने u1 लिया हुआ है, सो विच इज u1। सो यहां से अल्फा कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लें तो आपके पास आ जाएगा s ऑफ t u1, सो विच इज इक्वल टू अल्फा s ऑफ t u एंड 1। तो विच इज योर राइट हैंड साइड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इसको सेटिस्फाई किया। तो हेंस s ऑफ t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। न्यूलिडिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड यही आपके क्वेश्चंस थे और इस टॉपिक में यही कुछ था। इससे मजीद आपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व आउट करने हैं, आपको हैंड आउट सेंड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।